इस साल मध्य प्रदेश के 20 से अधिक परिवार हमारे साथ दिवाली में दिए नहीं जला पाएंगे क्योंकि उनके घर के चिराग, उनके बच्चे एक लापरवाही और एक दवाई की वजह से अब जिंदा नहीं है। ऐसा क्यों है कि भारत का जो फार्मा सेक्टर है, जो अपने आप को वर्ल्ड का फार्मेसी कहता है, वहाँ एक ड्रग के फेल होने की खबर तब आती है जब लोग ऑलरेडी मर चुके होते हैं। खबर आती रहती है कि 17 बच्चे मारे गए या 30 बच्चे मारे गए क्योंकि उन्होंने पॉइजन्ड कफ सिरप पी लिया, और हेडलाइंस आता है कि सरकार ने उसका मुआवजा 2 लाख रुपए देकर चुका दिया है परिवार वालों को। लेकिन सिस्टम कभी सुधरता है नहीं। आइए समझते हैं कफ सिरप के इस चैलेंज को, और आज तक जो भी ऐसे हादसे हुए हैं उसका परिणाम क्या है और आगे का सुधार का सुझाव। देखिए, कफ सिरप्स को बनाने में एक सॉल्वेंट लगता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। उसका नाम है प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, ये महंगा आता है। अगर फैक्ट्री चीप इंडस्ट्रियल ग्रेड लेता है तो उसमें डाई इथाइलिन ग्लाइकॉल यानी कि DEG मिलाया जाता है, जो पेंट और ब्रेक फ्लूइड में यूज होता है। पैसा बचाने के लिए लोग दवाई में पेंट और ब्रेक फ्लूइड में यूज करने वाला पदार्थ डाल देते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। 1998 में गुड़गांव में 30 से ज़्यादा बच्चे DEG कंटामिनेशन से मारे गए। 2020 में जम्मू, 2022 में गाम्बिया, 2023 में उज़्बेकिस्तान 20 बच्चे मारे गए सेम सॉल्वेंट कंटामिनेशन से, और 2025 में मध्य प्रदेश 17 बच्चे मारे गए। 48% DEG कोल्ड ड्रिंक सिरप में पाया गया था। इतना पैटर्न होने के बाद भी एक परमानेंट नेशनल सिस्टम नहीं बनाया गया। सिर्फ जो पीड़ित हैं उनको मुआवजा दिया गया और केस को वहीं रफा दफा कर दिया गया। इंडिया में जो ड्रग्स एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, यानी कि सेंटर और स्टेट दोनों इसे हैंडल करती हैं। तो जब भी कुछ गलत होता है तो ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। सेंटर बोलता है कि स्टेट की जुरिस्डिक्शन में आता है, और स्टेट बोलता है कि सेंट्रल लैब्स तो स्लो है। इसका रिजल्ट क्या है? कोई कुछ नहीं करता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्टेट में बैन लग गया तो दूसरे स्टेट में भी वो सेम कंपनी फिर वो बेचती है, फिर लोग मारे जाते हैं। पता है आपको कि ऐसा स्ट्रिक्ट रूल्स क्यों नहीं बनाया जा रहा है? क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री एक बड़ा एक्सपोर्ट अर्नर है। गवर्नमेंट इसलिए हिचकिचाती हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने, कि कहीं मेक इन इंडिया इमेज को नुकसान ना हो जाए। तो ओवरसाइट थोड़ा डाइल्यूट हो जाता है। 36 स्टेट ड्रग लैब्स में हैं, से आधे या तो आउटडेटेड हैं या अंडरस्टाफ्ड। एक इंस्पेक्टर को कभी कभी 150 फैक्ट्रीज कवर करनी पड़ती है, और मार्केट सर्विलेंस के लिए पैसे और मैन पावर दोनों लगते हैं, जो सब भगवान भरोसे हैं। इंडिया ने अपनी वैक्सीन्स, टीबी ड्रग्स और जेनरिक्स से दुनिया का ट्रस्ट जीता, लेकिन घर में खुद डोमेस्टिक मेडिसिन कंज्यूमर्स के लिए रिकॉल ऐप तक नहीं बनाया गया। यानी कि अगर आपको पता चले कि इस बैच की दवाई ख़राब है तो उसको ट्रेस करना या फिर रिकॉल करना भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ मैं घर बैठे बैठे अपने अमेज़ॉन के ऑर्डर्स ट्रैक कर सकता हूँ, लेकिन सरकार या फिर जो भी अथॉरिटेटिव बॉडी है इस करने के लिए, वो ख़राब मेडिसिन को ट्रैक नहीं कर पा रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रोका जा रहा है, और मैंडेटरी कंप्लाइंस नहीं देखा जा रहा है। ये अब समझते हैं क्या किया जा सकता है। एक नेशनल ड्रग रिकॉल नेटवर्क बनाना चाहिए जो हर बैच और हर रिटेलर को ट्रेसेबल अकाउंट से जोड़ सके, ताकि पता चले कि हर बैच कहाँ से जा रहा है, किस रिटेल के पास जा रहा है, ताकि अगर कुछ गलतियाँ हो जाएं तो उसे ट्रेस किया जा सके, वापस मंगाया जा सके। दूसरा, मैंडेटरी बैच टेस्टिंग और बारकोड स्कैन, यानी हर स्टेट के लिए यूनिफाइड ऐप, ताकि मैंडेटरी बैच टेस्टिंग किया जाए, उसकी सेफ्टी गारंटी की जा सके। इंडिपेंडेंट ड्रग सेफ्टी अथॉरिटी, यानी कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बिना ड्रग सेफ्टी को अंजाम दे सके। तीसरा, लीगल अकाउंटेबिलिटी। DEG कंटामिनेशन जो है वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं है, वो है कल्पेबल होमिसाइड, यानी कि जानबूझ के DEG डाला गया ताकि पैसे बचाए जा सके, और उनको पता था कि ऐसे करने से किडनी फेलियर हो सकता है। समझ रहे हैं आप? जानबूझ के कोई दवाई में जहर मिला देता है और कुछ नहीं होता है, खाली वो कारखाना बंद कर दिया जाता है उस स्टेट में, और ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है जो उसको बोले कि आप कहीं और नहीं खोल सकते। अपने विचार, अपने कमेंट्स ज़रूर बताएं। शुक्रिया।